कभी कभी किसी एक घटना के बाद पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। एक वीडियो सामने आती है, कुछ घंटे बाद पुलिस ऑपरेशन होता है, फिर एक व्यक्ति की मौत की खबर आती है और देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही चर्चा शुरू हो जाती है। क्या जो हुआ वो कानून के मुताबिक था? क्या पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या फिर इस पूरी घटना का कोई ऐसा पहलू भी है जो अभी तक सामने नहीं आया? नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आज इस रिपोर्ट में हम किसी के पक्ष में फैसला सुनाने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस पूरे मामले की टाइमलाइन, पुलिस का वर्जन, फैमिली के आरोप और अब तक सामने आए फैक्ट्स को आपके सामने रखा जाए, ताकि आप खुद तय कर सके कि आखिर इस मामले में सबसे बड़ा सवाल क्या है। ये मामला बिहार के सिवान जिले का है। एक 28 साल का लड़का भारत भूषण तिवारी, जिसकी मौत अब पूरे राज्य में बहस का मुद्दा बन चुकी है। लेकिन इस घटना की शुरुआत उस दिन नहीं हुई जिस दिन एनकाउंटर हुआ। इसकी शुरुआत उससे पहले हुई, जब एक फेसबुक लाइव ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। बताया जाता है कि भारत भूषण तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर कई बातें कहीं। वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। लोगों ने उसे अलग अलग तरीके से देखा। किसी ने उसे गुस्से में दिया गया बयान कहा, तो किसी ने इसे गंभीर चेतावनी माना। लाइव खत्म होने के कुछ ही समय बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि भारत भूषण हथियार के साथ मौजूद है और उसे पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। यहीं से इस मामले का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। पुलिस का दावा है कि जब टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी की तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में गोली चली और भारत भूषण घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन घटना का दूसरा पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। फैमिली का आरोप है कि भारत भूषण को जिस तरह पेश किया जा रहा है, वास्तविकता वैसी नहीं है। उनका कहना है कि एनकाउंटर की पूरी कार्रवाई पर गंभीर सवाल है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि घटना के बाद सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट होने लगी और देखते ही देखते ये मामला लोकल न्यूज़ से निकलकर स्टेट लेवल डिबेट बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर भारत भूषण तिवारी कौन था? क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्या पुलिस पहले से उसकी तलाश कर रही थी, या फिर ये पूरा मामला अचानक सामने आया? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुलिस ने उसके खिलाफ कुछ मामलों का जिक्र किया है। वहीं फैमिली का कहना है कि उसे जिस तरह पब्लिक में पेश किया जा रहा है, उससे पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। यानी शुरुआत से ही दोनों पक्ष की कहानी अलग अलग दिखाई देती है। इसी बीच एक और खबर सामने आई जिसने पूरे मामले को और ज़्यादा चर्चा में ला दिया। घटना के बाद संबंधित थाना क्षेत्र के कुछ पुलिसकर्मी के खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन लिया गया। सस्पेंशन की खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर पूरी कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी तो फिर सस्पेंशन क्यों? और अगर कहीं कोई गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किसी पुलिस ऑफिसर का सस्पेंड होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि एनकाउंटर गलत था। कई बार निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसे कार्रवाई की जाती है। यानी अभी जांच पूरी होना बाकी है और अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ बयान देने से नहीं मिलेगा। लोग एविडेंस देखना चाहते हैं, ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन जानना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, वे ये समझना चाहते हैं कि आखिर उस दिन मौके पर ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही मिनटों में पूरा मामला पुलिस ऑपरेशन से राज्यव्यापी बहस में बदल गया। अब जरा इस पूरे केस की टाइमलाइन समझते हैं, क्योंकि किसी भी केस में सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्या हुआ, कब हुआ और किसके मुताबिक हुआ। बताया जाता है कि 16 जून की शाम भारत भूषण तिवारी अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आता है। कुछ मिनट का ये लाइव देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वीडियो में वो कई बातें करता है जिनको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। इसी बीच ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंच जाती है। पुलिस का कहना है कि उन्हें इनपुट मिला कि भारत भूषण हथियार के साथ मौजूद है और उसकी लोकेशन भी सामने आ चुकी है। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम रवाना की गई। यहीं से पूरा मामला अचानक तेजी से बदल जाता है। पुलिस के मुताबिक जब टीम मौके पर पहुंची तो भारत भूषण को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और इसी दौरान वो गोली लगने से घायल हो गया। घायल हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यही है पुलिस का ऑफिशियल वर्जन। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। फैमिली का आरोप है कि भारत भूषण को जानबूझकर निशाना बनाया गया।
उनका कहना है कि एनकाउंटर की पूरी कहानी पर गंभीर सवाल है और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यही वजह है कि घटना के बाद गांव में माहौल अचानक बदल गया। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, सड़क जाम हुई, नारे लगे और देखते ही देखते ये मामला सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं रहा बल्कि पब्लिक डिबेट बन गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय दो हिस्सों में बढ़ गई। एक वर्ग कह रहा है कि अगर किसी ने पुलिस पर फायरिंग की है तो जवाबी कार्रवाई स्वाभाविक है। वहीं दूसरा वर्ग का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा एविडेंस कहाँ है? क्या मौके का सीसीटीवी है? क्या पूरी कार्रवाई बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हुई? कितने राउंड फायर हुए? पहली गोली किस तरह से चली? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ बयान से नहीं मिलेगा। घटना के बाद संबंधित थाना के एसएचओ समेत कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यहीं से लोगों के मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर ऑपरेशन पूरी तरह एसओपी के मुताबिक था तो सस्पेंशन क्यों? हालांकि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऑफिसर दोषी साबित हो गया। कई बार फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अधिकारियों को लाइन से हटाया जाता है ताकि जांच बिना किसी दबाव में पूरी हो सके। यानी अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सस्पेंशन ने इस केस को और ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया। अब सवाल सिर्फ एनकाउंटर का नहीं है, सवाल पूरे प्रोसेस का है। क्या हर प्रोटोकॉल फॉलो हुआ? क्या अरेस्ट की कोशिश हुई? क्या मौके पर मौजूद हर पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया? क्या फॉरेंसिक टीम ने स्पॉट की पूरी मैपिंग की? क्या बैलिस्टिक रिपोर्ट दोनों पक्षों के दावों को क्लियर करेगी? इन सभी सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पूरे केस का एक और पहलू है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। जब किसी एनकाउंटर के बाद अलग अलग वर्जन सामने आते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक केस का नहीं होता बल्कि लोगों के भरोसे का भी होता है। इसलिए ऐसे मामलों में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। एविडेंस जितना साफ होगा, सवाल उतने कम होंगे। अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक साबित होती है तो उस सच को भी उसी ईमानदारी से एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि न्यूज़ का काम किसी एक पक्ष का नैरेटिव बनाना नहीं है बल्कि फैक्ट्स को सामने रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस पूरे केस में जो दिख रहा है कहानी सिर्फ उतनी ही है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कई ऐसे फैक्ट्स सामने आएंगे जो आज की बहस का रुख ही बदल देंगे। अब तक हमने इस पूरे मामले की शुरुआत फेसबुक लाइव, पब्लिक ऑपरेशन और दोनों पक्षों के दावों को समझने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं रह गया कि उस दिन क्या हुआ था। असली सवाल ये है कि इस पूरे मामले का असर बिहार की पॉलिटिक्स, पुलिस सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट पर कितना पड़ने वाला है। क्योंकि जब किसी एनकाउंटर को लेकर अलग अलग कहानी सामने आती हैं तब मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। घटना के बाद जिस तेजी से ये मामला सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से इस पर राजनीतिक बयान भी आने लगे। ऑपोजिशन ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में हुई थी तो फिर संबंधित पुलिस कर्मियों पर डिपार्टमेंटल एक्शन क्यों लिया गया। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और हर पहलू की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यानी एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए तो दूसरी तरफ प्रशासन लगातार यही कहता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। यहीं पर इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। अक्सर जब किसी एनकाउंटर की खबर आती है तो दोनों लोगों की राय तुरंत दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग बिना जांच पूरी हुए पुलिस को सही मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किए पूरी कार्रवाई को गलत डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन कानून दोनों में से किसी भी जल्दबाजी की इजाज़त नहीं देता। किसी भी एनकाउंटर की वैधता इस बात से तय नहीं होती कि सोशल मीडिया पर किसका नैरेटिव ज़्यादा वायरल हुआ। उसका फैसला एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक एग्जामिनेशन, विटनेस स्टेटमेंट्स और पूरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होती है। यही वजह है कि इस केस में भी अब सबसे ज़्यादा नज़र इन्वेस्टिगेशन पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यही इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि इस दिन घटना स्थल पर वास्तव में क्या हुआ था। पुलिस की तरफ से जो सीक्वेंस बताया गया, क्या वो पूरी तरह एविडेंस से मैच करता है? फैमिली जिन सवालों को उठा रही है, क्या उन्हें किसी मटेरियल एविडेंस का सपोर्ट मिलता है? स्पॉट से जो फिजिकल एविडेंस मिला, क्या वो दोनों पक्षों के दावों को कंफर्म करता है या किसी नई दिशा की ओर इशारा करता है? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ जांच एजेंसियों के पास है। इस पूरे मामले में एक और चीज़ लगातार चर्चा में रही और वो था संबंधित पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन। जैसे ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गई।
किसी ने कहा कि इससे पुलिस की गलती साबित हो गई, तो किसी ने कहा कि ये सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत कराने के लिए किया गया कदम है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया इससे कहीं ज़्यादा अलग होती है। किसी ऑफिसर का सस्पेंशन होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वो दोषी है। कई बार निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं ताकि जांच पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। इसलिए सस्पेंशन को फाइनल वर्डिक्ट मान लेना भी उतना गलत होगा जितना बिना जांच पूरी हुए किसी को पूरी तरह दोषी या निर्दोष घोषित कर देना। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है। भारत में किसी भी पुलिस ऑपरेशन या एनकाउंटर के बाद एक तय प्रक्रिया होती है। घटना की स्वतंत्र जांच, घटना स्थल का साइंटिफिक एग्जामिनेशन, संबंधित अधिकारियों के बयान, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हथियारों की जांच, ये सभी कदम इसलिए ज़रूरी माने जाते हैं ताकि किसी भी तरह की शंका का निष्पक्ष जवाब मिल सके। यही कारण है कि हर हाई प्रोफाइल एनकाउंटर के बाद लोगों की नज़र सिर्फ पुलिस के बयान पर नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर भी रहती है। लेकिन इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ पुलिस का कहना है कि उसने कानून के तहत कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ एक फैमिली है जो अपने बेटे की मौत पर सवाल उठा रही है। एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ किसी नागरिक के जीवन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में भावनाएं बहुत तेजी से हावी हो जाती हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से चलती है। यही वजह है कि आज इस मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रांसपेरेंसी की है। अगर पुलिस के पास अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त एविडेंस है तो वो जांच में सामने आएंगे। अगर कहीं कोई प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में अंतिम फैसला इन्वेस्टिगेशन और कानून के आधार पर होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया ट्रायल या पॉलिटिकल डिबेट के आधार पर। आज बिहार का हर व्यक्ति लगभग एक जैसा सवाल पूछ रहा है, क्या उस दिन पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प था? क्या पूरी कार्रवाई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के अनुसार हुआ? क्या सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए? क्या स्पोर्ट से मिले एविडेंस पुलिस के दावों को मजबूत करते हैं या नए सवाल खड़े करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आने वाला सच वही होगा जो आज लोगों को दिखाई दे रहा है, या फिर तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल रैली या किसी वायरल पोस्ट के पास। इनके जवाब सिर्फ जांच एजेंसियों की फाइनल रिपोर्ट दे सकती है। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी है धैर्य, निष्पक्ष जांच और तथ्यों का इंतजार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।